गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन। इससे पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा था कि भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसका महत्व व आवश्यकता क्या थी, परंतु आज का हमारा जो टॉपिक है तो वह है उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन, कि हम पाठ्य पुस्तक का चयन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्यतः हमने देखा है कि जो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चयन इस प्रकार करना चाहिए जो कि छात्रों की योग्यता स्तर व मनोवैज्ञानिक के स्तर पर हो, क्योंकि जब पाठ्य पुस्तक का हम चयन करते हैं तो अगर वो छात्रों के अनुकूल होती है तो क्या है, उत्तम मानी जाती है। अगर पाठ्य पुस्तक का हम चयन सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, जो हमने पुस्तक का चयन किया है वह छात्रों के अनुरूप नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक का चयन करने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए अगर हम देखें तो जो पाठ्य पुस्तक है वह इस प्रकार होनी चाहिए कि जो छात्रों के स्तर अनुकूल हो, वही एक पाठ्य पुस्तक उत्तम मानी जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके अक्षरों का आकार किस प्रकार है, स्पष्ट है या बड़े हैं, छोटे आकार है, या छात्रों के स्तर अनुकूल भी है, या हम कहें कि उसका जो मानसिक विकास किस लेवल किस स्तर पे किस प्रकार होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पुस्तक का निर्माण किया गया है कि नहीं किया गया, इस पे हम ध्यान देते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि जो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है जब पाठ्य पुस्तक होती है उसका निर्धारित जो मानदंड है उसके आधार पर उसका विकास हुआ है कि नहीं हुआ उसको भी हम ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो यूनेस्को है उन्होंने जो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो मानदंड है उसको निर्धारित करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसको हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का उचित स्तर निर्धारित करने हेतु यूनेस्को द्वारा सन 1962 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ हम देखें तो जो पाठ्य पुस्तक है उनका जो उचित स्तर को निर्धारित करने के लिए क्या किया गया, यूनेस्को द्वारा सन 1962 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बताया गया कि जो माध्यमिक स्तर से जो संबंधित जो पुस्तकें हैं उनको तैयार करके भारत है, एशियाई राष्ट्र है, उनको भेजी गई। उनके द्वारा जब इस पाठ्य पुस्तक को देखा गया तो उसके बारे में सुधार किए गए कि
होनी चाहिए। उसमें समय समय पर जो नवीन जो डाटा है उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बताया गया कि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसमें अत्यधिक जो ग्राफ है, मानचित्र है, डायग्राम है, इसको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे जो इन चीज़ों को जब हम पाठ्य पुस्तक में ऐड करते हैं तो यह पाठ्य पुस्तक के लिए अति आवश्यक हो जाती है। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत जब हम छात्रों को किसी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं तो उनके लिए हमें मानचित्र का होना, डायग्राम का होना, रेखा चित्र का होना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत ये सब चीज़ों का अधिक महत्व होता है, तभी हम भूगोल के अंतर्गत उन चीज़ों का जानकारी छात्रों को दे सकेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 1986, इसके साथ अगर हम देखें तो जो नई शिक्षा नीति है 1986 में इस दिशा में एक कदम उठाने के लिए संकेत दिए गए, जिसके अंदर बताया गया कि शिक्षा में जो गुणवत्ता है उसको बढ़ावा किस प्रकार दिया जाए और बढ़ावा के साथ साथ जो पाठ्य पुस्तक है उनके स्तर में सुधार किस प्रकार करेंगे, इस बात को इसके अंतर्गत रखा गया। और उसको उस बात को रखने के पश्चात देखा गया कि जो एक पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे जो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसको उत्तम कहा जाए। तो अगर हम देखें तो नई शिक्षा नीति में क्या बताया कि शिक्षा में गुणवत्ता और पाठ्य पुस्तकों के स्तर में सुधार की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा में गुणवत्ता करने के लिए किस प्रकार कदम उठाने चाहिए और साथ साथ पाठ्य पुस्तक के स्तर में भी सुधार करें, जिससे जो पाठ्य पुस्तक है उससे उत्तम कहा जाए, किन किन चीज़ों को इसके अंतर्गत ऐड कहा जाए। इसके अंदर हमने सामान्यतः देखा है कि जो अच्छी भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत भी सभी की गुणवत्ता हो, उसे ही हम एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कहते हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है पुस्तक बाल केंद्रित होनी चाहिए। कि जो पुस्तक है वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें कि जो पुस्तक है उसके अंतर्गत जो बालक है उसको केंद्र बनाकर पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें तो बालक की रुचि, क्षमता, आकार, स्तर आदि को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ जब हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे तो छात्र के दैनिक जीवन से संबंधित भी होना चाहिए। जो बालक अपने दैनिक जीवन में जो जो चीज़ें काम में लेता है उससे संबंधित भी होना चाहिए, जिससे जो छात्र है उस पुस्तक को पढ़ने में रुचि का अनुभव कर सके। तो ये था
बालक केंद्र पाठ्य पुस्तक बालक केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेकंड, मानचित्रों में पाठ्य पुस्तक में मानचित्र एवं चित्रों का यथास्थिति प्रयोग कि पाठ्य पुस्तक में मानचित्र एवं चित्रों का यथास्थिति प्रयोग। इसके साथ साथ हम देखें तो जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत मानचित्र चित्रों का भी प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत मानचित्र चित्रों का प्रयोग नहीं होता है तो भूगोल की पाठ्य पुस्तक अधूरी रहती है। जैसे जो योद्धा होता है उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उसका योद्धा होने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए अगर हम देखें तो भूगोल के अंतर्गत मानचित्र चित्रों का प्रयोग अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर मानचित्र का प्रयोग पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया है तो भूगोल की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि भूगोल का जब हम भूगोल विषय पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत मानचित्र और चित्र का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि हम जब बालकों को अध्यापन कार्य करवाते हैं तो हम चित्र और मानचित्र के माध्यम से ही हम छात्रों को किसी भी प्रकार का ज्ञान दे सकते हैं। मानचित्र के माध्यम से मानचित्र में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, कहाँ पे अंकित करनी है, इस चीज का ज्ञान हम छात्र को दे सकते हैं। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक है भूगोल की उसके अंतर्गत मानचित्र चित्रों का उपयोग करना भी आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट है तीसरा, पाठ्य पुस्तक में ग्राफों डायग्रामों का प्रयोग। कि पाठ्य पुस्तक में जो ग्राफ होते हैं और डायग्राम का प्रयोग हम पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, स्थान होते हैं, मौसम होते हैं आदि को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं डायग्राम का और ग्राफ का। इसके द्वारा हम सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करके हम छात्रों को सही स्थिति का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो हम जो ग्राफ है डायग्राम के माध्यम से क्या अंकित कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं, स्थानों, मौसम आदि को
का प्रयोग क्या करते हैं, हम सावधानी पूर्वक करते हैं, जिससे हम जो सही स्थिति है उसका पता लगा सके। तो ये था पाठ्य पुस्तक में जो ग्राफ और डायग्राम का प्रयोग। अब नेक्स्ट है चौथा, पाठ्य पुस्तक में बहु विकल्पात्मक अभ्यास प्रश्नों का समावेश। आगे हम देखें तो पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए, जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं उसका समावेश होना चाहिए। क्योंकि पाठ्य पुस्तक में आपने देखा होगा कि पाठ के अंत में जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े वाले, जो परंपरागत ढंग से चलते ही आ रहे हैं उनका वर्णन किया जाता है, परंतु उसके स्थान पर जो बहुविकल्पीय जो मल्टी टास्किंग जो क्वेश्चंस होते हैं उनका निर्माण करना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं उस क्वेश्चंस के हल कर सके और उनमें इन क्वेश्चंस को ढूंढने का कौशल का विकास भी हो सके। इसलिए अगर हम देखें तो पाठ्य पुस्तक में परंपरागत ढंग से जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उनको ना देकर अधिक से अधिक जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं उसका निर्माण करना चाहिए, जिससे जो छात्र है उसमें उन कौशलों का विकास भी हो सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत प्रश्नों का समावेश होना भी अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है पांचवा, पाठ्य पुस्तक में नवीनतम सत्य आंकड़े तथा तथ्यों का समावेश पाठ्य पुस्तक में नवीनतम सत्य आंकड़े तथा तथ्यों का समावेश। इसके अंतर्गत हम देखें जो भूगोलवेत्ता है उनके लिए यह आवश्यक है कि जो पाठ्य पुस्तक जब हम निर्माण करेंगे तो उसके अंतर्गत जो नवीन जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं उसका समावेश करना चाहिए। समय समय पर हम देखते हैं कि जो भूगोल की जो पुस्तक होती है उसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वे कई साल पुराने होते हैं, तो हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो नवीन जो तथ्य होते हैं पुराने क्वेश्चंस के आंकड़े को हटाकर हमें नए आंकड़े उसके अंदर ऐड करने चाहिए, जिससे जो छात्र है वह इस नए क्वेश्चंस को पढ़कर अपने अंदर एक कौशल का विकास कर सके या रुचि उत्पन्न कर सके। इसलिए अगर हम देखें तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो नए आंकड़े हैं और जो सत्य है उसके आधार पर उसका समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में
भौगोलिक शब्दावली का समुचित प्रयोग करना। कि पाठ्य पुस्तक में भौगोलिक शब्दावली का समुचित प्रयोग करना। अगर आगे हम देखें तो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो भौगोलिक शब्दावली है उसका समुचित उपयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली है उसका समावेश भी करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल स्तर पर जो शब्द होते हैं जो हम न्यूज़ में लेते हैं उनकी जानकारी हमें छात्रों को देनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर किस शब्द को किस प्रकार कहा जाता है उसके अर्थ को बता के हमें इसका उपयोग करना चाहिए, जो कि आवश्यक भी होता है। क्योंकि भूगोल के अंतर्गत जब हम मानचित्र या कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हमें देखना होता है कि हम किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, उसे राष्ट्र लेवल पर कहे या हम कहें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस नाम से कहा जाता है। परंतु अक्सर अगर हम देखें तो मानचित्र में जब भी हम कोई चीज़ अंकित करते हैं तो वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सेम चलती है, सेम एक ही चीज़ को समान सेम कहा जाता है। इसलिए अगर हम देखें तो मानचित्र के अंतर्गत हम भौगोलिक शब्दावली को ऐड करते हैं। तो ये था भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन, जिसके अंतर्गत हमने आज 6 पॉइंट को देखा है। नेक्स्ट पॉइंट हम कल के वीडियो में देखेंगे। और इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक के चयन के इन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये आज का आपका गृह कार्य है कि भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक के चयन के किन्हीं 6 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये होमवर्क आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता